हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो चैप्टर 8 पर होगी। उसको शुरू करने से पहले हम हमारे पिछले चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए पिछले अध्याय से निकाले गए प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? लुम्बिनी में। बुद्ध क्षत्रिय थे, ये तो हम सब जानते हैं, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तथा सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसे आप याद रखिएगा, उनका पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ में। 80 वर्ष की आयु में यानी लगभग 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में अंतिम सांस उन्होंने ली थी। महात्मा बुद्ध ने जीवन के कष्टों में दुखों का कारण इच्छा और लालसाओं को बताया है और इसी लिप्सा को उन्होंने तृष्णा कहा है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में, क्योंकि जन साधारण प्राकृत भाषा को आसानी से समझ सकता था। अगला देखिए, बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। कैसा है बौद्ध दर्शन? क्षणिकवादी। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। यह लाइन आपको किसी भी एग्जाम में सीधी सीधी मिल सकती है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। अगला देखिए 8th क्वेश्चन। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। 9th क्वेश्चन। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण लिखी, जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अब देखिए, दर्शन सत्य का शुद्ध स्वरूप दिखाता है और धर्म जीवन को सही दृष्टि देता है और उसकी प्राप्ति करवाता है। अर्थात दर्शन सिद्धांत है और धर्म उसका अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म को विकसित एवं संगठित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को जाता है, तथापि वे इस धर्म के संस्थापक नहीं थे। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, आपको लगेगा कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने केवल इसको विकसित और संगठित करने में योगदान दिया। महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के स्त्रीय राजकुमार थे। आगे देखिए, जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। इसीलिए महावीर के लिए भी जिन शब्द का प्रयोग हमें प्राय देखने को मिलता है। जैन धर्म का मुख्यतः व्यापारियों द्वारा समर्थन किया गया था, क्योंकि किसानों के लिए अहिंसा के कड़े नियमों का पालन करना कठिन था, इसलिए किसानों द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन तथा बौद्ध दोनों ने संघ की संकल्पना को अपनाया है। भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के लिए विहार बनाए गए, जो आरंभ में किससे बनाए जाते थे? लकड़ी से, तथा बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। जैन तथा बौद्ध धर्म के विकास के साथ ही ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम का अर्थ जीवन के एक चरण से था। यहाँ 4 आश्रम देखिए कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 4 बौद्ध संगति दिखाई गई हैं, उनका समय, स्थल तथा अध्यक्ष देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में, जो कहाँ हुई? राजगृह में। अध्यक्ष थे महाकश्यप तथा किस राजा के संरक्षण में? अजातशत्रु के। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व में, जो वैशाली में हुई। अध्यक्ष थे सबक कमीर तथा राजा काला अशोक द्वारा संरक्षित। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में तथा पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र थे तथा राजा अशोक के समय में यह हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में, जो कुंडलवन में हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र तथा राजा कनिष्क के समय में यह हुई थी। अब हमने पिछले चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, तो अब हम हमारे 8th चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। एक बहुत बड़ा राज्य यानी एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था।
ये देखिए यहाँ चित्र में दर्शाया हुआ है, ये सारनाथ स्तंभ का चित्र है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। जैसा कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में भी मिलते हैं। अब यहाँ देखिए वंश। वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें ही एक वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र फिर अशोक। अशोक के बाद उसके पुत्र राजा हुए। तो इस तरह ये एक ही वंश के राजा हुए। साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिन्हें हम इस मैप में आगे देखेंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन तथा तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने वाला मार्ग पर है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो अब हम मानचित्र देखते हैं जिस पर काले जो निशान हैं, जो बिंदु हैं, वो महत्वपूर्ण नगर हैं तथा जो लाल निशान से डिनोट किए गए हैं वो अभिलेखों के स्थान है, यानी जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो महत्वपूर्ण अभिलेख वाले स्थानों को हम यहाँ देखते हैं। रामपुरवा, यहाँ देखिए रामपुरवा, जहाँ से क्या मिला है? वृषभ का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहाँ देखिए आप जोगढ़, जो कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है अभिलेख स्थल। यहाँ है मस्की। मस्की अभिलेख से हमें अशोक की कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यहाँ है गिरनार, जहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है। आप पाकिस्तान में स्थित 2 प्रदेशों को देख सकते हैं, मानसरेहरा और शाहबाज गढ़ी। तथा तक्षशिला एक महत्वपूर्ण नगर था मौर्य साम्राज्य में। आप टोपरा और मेरठ को देखिए, ये यहाँ है टोपरा और मेरठ। कलसी, कलसी भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख वाला स्थान है जहाँ के अभिलेख से अशोक का नाम हमें प्राप्त होता है। सांची, सांची का स्तूप सबको पता है, ये मध्य प्रदेश में स्थित स्थान है। यहाँ आप सारनाथ देख सकते हैं, सारनाथ का स्तंभ। लुम्बिनी देखिए, लुम्बिनी किस लिए प्रसिद्ध है? ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ से अशोक के अभिलेख भी हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक और स्थान है, सोपारा को देख लीजिए। सन्नति, उज्जैन एक महत्वपूर्ण नगर था उस समय का। पाटलिपुत्र, ये राजधानी थी मौर्य साम्राज्य के समय। तो इस तरह हमने महत्वपूर्ण अभिलेखों के प्राप्ति स्थल तथा प्रमुख नगर देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था, यानी राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर था, उसे समझते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। तो इस तरह हमने देखा राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। उसे ज्यादा अधिकारियों की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उसे कर इकट्ठा करना होता है, इसलिए। आगे समझते हैं साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारियों तथा व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर भी रखते थे।
इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता था। यह हमें जब भी दिखाई देता है, बिंदुसार जिस समय राजा था, अशोक को तक्षशिला का राजकुमार नियुक्त किया हुआ था, यानी वहां का वो राज्यपाल बनकर शासन कर रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। इसे याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम किस लिए? कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। यहाँ हम नजराने को समझते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अब हम देखते हैं राजधानी में सम्राट यानी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसे आप याद रखिएगा। ये किस राजा का राजदूत था? सेल्यूकस का। मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका विवरण किया है। इन्होंने अपनी एक पुस्तिका लिखी, इंडिका, जो हमें याद होना चाहिए। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देखते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, यानी वो अपने सोने के कमरे बदलते रहते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं, उन्होंने क्या लिखा है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के बने बसेरों से घिरा हुआ है। इस तरह हमने मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया है उसको देखा। अब आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। अब देखते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक है। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? प्राकृत भाषा में। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। इसे याद रखिएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। इससे हमें क्या पता चला? कलिंग युद्ध कब हुआ? अशोक के राजा बनने के 8 साल बाद, यानी यह 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शर्मण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते थे तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते थे, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ, यानी ये सब अशोक कह रहा है, कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है।
मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है। अब देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक के धम्म को समझते हैं। क्या है धम्म? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। यह देखिए, बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे कहाँ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में, जिस पर क्या है? वृषभ की एक मूर्ति है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और लंका में भी दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। अब देखते हैं अशोक ने अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश दिया है। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और शर्मणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा यूपीएससी 2020 में अभी प्रीलिम्स में भी पूछा गया था और ये बात सीधी उठाकर दे दी गई थी और पूछा था ये किसके अभिलेख में दिया गया है, तो जिसका उत्तर था अशोक के अभिलेख में। आगे देखते हैं। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्म देश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। यहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये है ए अक्षर आरंभिक ब्राह्मी में, देवनागरी में देखिए, बंगला में, मलयालम में और तमिल में। अब कुछ अन्य जानकारी दी गई है, उसे भी देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का लक्ष्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बने हुए हैं। अब हम इस मैप में प्राचीन काल के मार्गों तथा बंदरगाहों पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। ये देखिए बैरिगाजा, जिसे यूनानी में क्या कहा जाता है? भरूच भी कहा जाता है। यहाँ आप मसूलीपट्टनम देखिए,
पोडुकू देखिए, और यही क्या है, अरिका मेडू। और मुंजीरश ये कहाँ है, केरल में। पोडुकू कहाँ है, तमिलनाडु में। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, और बैरिगाचा यहाँ है। एक अन्य मुख्य बंदरगाह भी देखते हैं, बाबेरी कम। तथा अन्य मार्गों को आप देखिए, यहाँ से ये गंगा नदी से होता हुआ पाटलिपुत्र से होता हुआ जाता है, जो आगे तक्षशिला पेशावर तक था, और इधर ये पेशावर तक्षशिला से सिंधु नदी के किनारे होता हुआ बैरिकम से होता हुआ ओरमुज तक जाता है। यहाँ संभावित चीनी मार्ग देख सकते हैं, ये ऐसे यहाँ होता हुआ और भारत में भी यहाँ तक आता है। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम 9th चैप्टर करेंगे, और उससे पहले इस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।